आज जो हम कवर अप करने वाले हैं वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी है। कई बच्चे मुझसे शिकायत कहते हैं, बोलते हैं कि सर आप नोट्स नहीं बनवाते हो ज़्यादा, जैसे दूसरे लोग नोट्स बनवाते रहते हैं, करते रहते हैं, लिखते रहते हैं। तो बेटा मैं एक बात बता दूं कि मैं नोट्स जितना टाइम मैं आपको समझाने पे लगाऊं और अगर इतना टाइम अगर नोट्स बनाने पे लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहा हूँ। नोट्स की जो बात रही उसकी प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप नोट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। 11th क्लास जो बेसिकली होती है वो इतने काम के लिए होती है कि आपको अपने सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। चाहे वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो आपको जो फंडामेंटल चीज़ें वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। मतलब 11th क्लास एक प्रकार की फाउंडेशन की तरह वर्क करता है। 11th क्लास में दो ही चीज़ ध्यान रखने वाली बात होती है बच्चों, कि 11th क्लास में तुम्हें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आखिरकार तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। आपको कोई अभी बोर्ड एग्ज़ाम क्रैक नहीं करना है जिसके लिए आपको कोई रटने की मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। नोट्स के लिए तब परेशान होने वाली बात है। अभी तो सिर्फ आपको इतना समझना है कि आपको 11th क्लास बेसिकली पास करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझनी है, क्योंकि जब आपको 11th क्लास में कोई ज़्यादा से अच्छी चीज़ समझ में आ जाएगी तो 12th क्लास में आपके 90 और कोई नहीं रोक पाएगा। अगर 11th क्लास ही तुम सही से नहीं पढ़ोगे तो बेसिकली 12th क्लास में तो परेशानी आएगी। जिस एग्ज़ाम या जिसकी तुम प्रिपरेशन करने वाले हो उसमें भी परेशानी आएगी। तो अब चलो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली पढ़नी है। जैसे अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उस पर हम सिर्फ दो ही तरीके से क्या लगा सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स मतलब जिसकी पूरी जर्नी में फोर्स की वैल्यू चेंज ना हो, और दूसरा होता है वेरिएबल फोर्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे जर्नी में। और जो मैं आखिरी में क्वेश्चंस देता हूँ और जो मैं सॉल्यूशन कराता हूँ वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में, जिसने लास्ट तक वीडियो देखी होगी, मैंने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके क्वेश्चन दिया था जिसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में दे दूँगा। देखो बेटा, रिवीजन करने वो सबसे अच्छी क्वेश्चन, अगर वो तुम क्वेश्चंस लगा लोगे तो तुम उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते होगे, तुम्हें कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन से बेहतर है कि आप 2 या 10-20 ऐसे क्वेश्चन लगा लो जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, तो वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे होते हैं देन कि आप 100। क्योंकि रिवीजन टाइम जो रिवीजन होता है हर किसी को नहीं आता है, और रिवीजन की वजह से ही बच्चों के मार्क्स सही देखने को नहीं मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें किस पे गौर करना है, वो हमें करना है रिवीजन पे। आखिरकार कैसे क्या कोई चीज़ हैंडल करनी है, डिटेल में बाद में बात करेंगे आखिरकार रिवीजन कैसे करा जाता है। वेरिएबल फोर्स, तो सिंपल सी जो स्टेटमेंट के बारे में हर कोई बात करता है उसके बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है इट स्टेट दैट द वर्क, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 11th क्लास जो है वो आपको समझने पे ज़्यादा जोर देना है देन क्लास में रट के जाना या फिर कोई चीज़ कर ढेर सारे डेरिवेशन याद कर लेना। आपको समझना अच्छे से ताकि आपको फील आए फिजिक्स का। ऐसी बात मैं केमिस्ट्री में भी कहता हूँ। और ऑफ अ बॉडी इज इक्वल, मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे लेवल समझ में आए, ताकि आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े, आप अपने रियल लाइफ में उसे फील कर सकें, समझ सकें। इतना ही सा होता है। अगर कोई नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। चलो हम इसकी सिंपलिस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कोई सिंपल सी कोई बॉडी है, उस पर किसी फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस लाता है। सिंपल से तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में क्या होगा, तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं इतनी हमने थ्योरम पढ़ ली है। मतलब क्या है, स्टेटमेंट हमने सिंपल सा पढ़ लिया है। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले कांस्टेंट फोर्स के लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं। किसके लिए पढ़ने वाले हैं? कांस्टेंट फोर्स के बारे में।
हमने पहले ही कहा था कि वर्क को समझने के लिए आपको सबसे पहले फोर्स ढंग से समझना पड़ेगा। हमने क्या कहा था कि जो भी किसी पे जो बॉडी पे जो फोर्स लगता है वो उसकी काइनेटिक, जो बॉडी पे जो वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करता है, चेंज करता है। उसी चीज़ को हम लोगों को बेहतर समझना है। तुम वो वर्क मर्क सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें टेंशन नहीं लेना। देखो समझो, ये फोर्स है, क्योंकि देखो आखिरकार देखो वर्क बना है। वर्क का जो तुम फॉर्मूला देखोगे कहाँ से देखोगे, F इंटू एस। एस तो सिंपल सा डिस्टेंस कवर्ड होता है, उससे ज़्यादा परेशान नहीं है। आखिरकार फोर्स है। फोर्स कैसे बना है, वो एम ए से, एक्सेलरेशन से। और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। तुम तो पहले ही जानते थे बिना किसी थ्योरम के कि अगर तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, अगर तुम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसकी स्पीड में चेंजेस देखने को मिलता है। या फिर बॉडी की स्पीड घटती है या बढ़ती है, मतलब या फिर बॉडी एक्सेलरेट करती है या डीएक्सेलरेट करती है। लेकिन जैसे बच्चों के दिमाग में हम बोल देते हैं 10 न्यूटन, हमने बोल दिया 10 न्यूटन, तो बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि क्या इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इतना भी नहीं कर पाते, अगर हम बोल दें ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसमें भी बच्चे परेशान रहते हैं आखिरकार इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही नहीं हो रही। इतना जान लो, जहाँ भी एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है वहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा ही। बस इतनी तुम्हें बात ध्यान में रखना कि जहाँ भी एक्सेलरेशन है वहाँ वेलोसिटी में चेंज आएगा। भली तुम्हें मैं जो नंबर वाली कांस्टेंट कुछ भी दिखता रहे, इतना समझ लो कि जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ चेंज इन वेलोसिटी है। इतनी सी बात हुई, क्लियर है। यही थ्योरम भी यही कहती है कि जब किसी वर्क करते हैं, वर्क का मतलब उसे फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। क्या आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। कि वेलोसिटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। मतलब देखो, वैसे इस बॉडी पे एक अपवर्ड लग रहा होगा, जिसे आर बोलते हैं, एक डाउनवर्ड एम जी लग रहा होगा, लेकिन जो हम कंसीडर करते हैं वो नेट फोर्स के बारे में करते हैं। नेट फोर्स के बारे में हम लोग जो बात करते हैं कि आखिरकार जो नेट फोर्स किसी बॉडी पे लगता है उससे उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है। अब हम सिंपल सा प्रूफ करने पे आ जाते हैं। क्या आते हैं प्रूफ के ऊपर। हमें आखिरकार रिलेशनशिप बनाना है, क्या करना है, हमारे पास जब भी मोशन से रिलेटेड बात आए तो हमें क्या करना है, हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं, बी इक्वल टू ए टी प्लस यू, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को इसलिए यूज़ नहीं करेंगे कि इनमें किसी में भी टी की इसमें इन दोनों में टी की बात करी गई है और टी हमें गिवन नहीं है। हम यही तो जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, उसकी यहाँ वेलोसिटी u होती है, यहाँ वेलोसिटी v होती है। जैसे यहाँ मान लो हमने 10 मीटर पर सेकंड मान लिया है, तो यहाँ जाके मान लो इसकी हमने 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आखिरकार वेलोसिटी में चेंज आया है। तो और हमें टाइम हमें पता रहता है कि आखिरकार इसने यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस मान लिया हमने 7 मीटर इसने क्या किया, कवर किया है। और दूसरी जो बात होती है वो आखिरकार कि अब जहाँ भी फोर्स से रिलेटेड बात हो वहाँ एक्सेलरेशन की बात ना करें तब तक फील नहीं आता है। जैसे शादी में जाओ और रसगुल्ले ना खाओ तो मज़ा नहीं आता है, कि शादी में भी गए थे किसी। तो हमने क्या किया कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ तक सिंपल सी बात हो गई है। क्या हो गई, इतनी सी हम लोगों ने क्या कर ली है बात। तो b है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, आखिरकार ये बॉडी कितने से एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मतलब कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और नेगेटिव मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो हमारे पास बेसिकली क्या हमारे पास आ गया है कि बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैं कुछ नहीं करना है, दोनों साइड क्या करना है, दोनों साइड 1/2m से मल्टीप्लिकेशन कर देना है। क्या करना है, 1/2
m से मल्टीप्लिकेशन तुम्हें कर देना है। जैसे अगर यहाँ और यहाँ दोनों साइड अगर 3 3 लिखा है तो अगर दोनों साइड तुम सेम नंबर से अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वैल्यू सेम ही आती। ऐसे सिंपल सा है कि अगर तुम दोनों साइड m/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड में कुछ भी मतलब इसमें इक्वेशन में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं mb² माइनस me² और mas। और हम सब जानते हैं कि आखिरकार देखो सुनो, ये फाइनल वेलोसिटी है तो mb² क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये है इनिशियली तो इसके है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और जो आखिरकार mas क्या होता है, वही जो वैल्यू होती वही होती है ma मतलब क्या होता है, फोर्स होता है, और F × S जो होता है वही वर्क कहलाता है। तो इसको लिखेंगे हम वर्क। इतनी सी बात हो गई है। तो इस इक्वेशन से हमने क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आता है वो वर्क के बराबर है, या फिर जो नेट वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो इतनी सी हमारी पहली इक्वेशन हो गई है, मतलब कांस्टेंट फोर्स से हो गई है क्लियर। अब जो दूसरी बात जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि आखिरकार किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वेरिएबल फोर्स लगता है। जैसे हमने मान के चल रहे थे कि इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, मतलब हर जगह इस फोर्स की वैल्यू बराबर ही है। मतलब यहाँ हमने मान लिया है रैंडम नंबर हम मान रहे हैं, वैसे कैलकुलेशन इतना जोड़ नहीं कर रहे, हमने मान लिया था 10 न्यूटन मान लिया। तो उसका मतलब हर पल पे 10 न्यूटन फोर्स लग रहा ही है, मतलब 10 न्यूटन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब जो हम बात करते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, कि अगर किसी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स लगे तो हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। मेरी राइटिंग पे ज़्यादा गौर ना करा करो, क्योंकि मेरी राइटिंग वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान की राजनीति, ना वो कभी सुधर सकती है ना मेरी राइटिंग। जैसे हमने इमेजिन कर लिया, हमने मान लिया कि कोई बॉडी है, उस पर वेरिएबल फोर्स लग रहा है। इसे बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि कई लोगों को वेरिएबल वाली कंडीशन समझ में नहीं आती, वो स्किप कर देते हैं। और वैसे होती बहुत आसान है, लेकिन वो दिमाग में सेट कर लेते हैं कि जहाँ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है तो वहाँ इंटीग्रेट होके डिफरेंशिएट हो जाते हैं बच्चे। जैसे मान लो इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं F, मान लो यहाँ हम लगा रहे हैं 10 न्यूटन। थोड़ी जैसे ही हम डिस्टेंस इतना कवर किए तो जो ऑब्जेक्ट था, अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो मान लो हो रहा है 11 न्यूटन। 10 से कम मतलब हम मान रहे सिंपल से 9 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उतना किया है छोटा सा, मतलब s डिस्टेंस कवर किया है। ये बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है जिसका हम लिख देते हैं ds। अगर मान लो ds अगर मान लो किसी के आगे d लिख देते हैं, उसका मतलब होगा स्मॉल। जैसे क्लास का जो बच्चा है जो सबसे छोटा है, जैसे मान लो क्लास का जो बच्चा है, जैसे मान लो हमने कोई नाम ले लिया, हमने मान लिया है करण, तो मान लो सबसे छोटा क्लास का बच्चा है करण, तो इसको तुम बोल सकते हो डी करण। मतलब ऐसे समझाने के लिए, मजे दिलाने के लिए कुछ नहीं, सिंपल से इतना कुछ रिलेटेड है नहीं है। तो आखिरकार यहाँ से छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है, जब छोटा सा डिस्टेंस कवर किया है तो इससे छोटा सा चिन्नू सा वर्क होगा। मतलब छोटा सा डिस्टेंस किया तो छोटा चिन्नू सा वर्क होगा। इसमें dw इक्वल टू हो जाएगा F.ds। और वैसे जो हम लोग मान के चलते हैं कि आखिरकार यहाँ तो हमने समझाने के लिए वेरिएबल फोर्स के, जैसे ये मान के चलते हैं कि इस फोर्स की वैल्यू यहाँ भी लगभग 10 तो नहीं है, लेकिन 10 मतलब 10 के आसपास है, मतलब कितना है आसपास है, इतनी हम लोग मान के चलते हैं। मतलब कि थोड़ी, मतलब देखो सुनो, x इक्वल टू 10 और x 10 to 10, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है बेटा। लिमिट और इंटीग्रेशन जब पढ़ोगे इस दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसका मतलब है कि 10 तो नहीं, लेकिन 10 के आसपास, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है या थोड़ी सी कम है।
तो वो तो हमने 11 इसलिए ले लिया ताकि तुम लोग थोड़ा इमेजिन कर सको, क्योंकि बच्चे अभी तुम 11वीं क्लास में हो, इमेजिनेशन अच्छी सी नहीं होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसी डायरेक्शन में आखिरकार डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आखिरकार हम क्या देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कितनी आई, थीटा की वैल्यू आई है 0। और हम सब जानते हैं कि डी डब्ल्यू इक्वल टू, जब हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं किसी भी चीज़ से, क्या हटाते हैं, तो एफ डी एस कॉस थीटा हो जाता है और थीटा की वैल्यू 0 है, तो हो गया एफ डी एस। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, एफ डी एस। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। हम क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, और ए इक्वल टू क्या होता है, डी बी अपॉन डी टी। क्योंकि यहाँ डिफ्रेंशिएशन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू हर पल चेंज हो रही है। हम इस एक कंडीशन तब लिखते हैं जब कांस्टेंट होती है, लेकिन जब भी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, हर पल चेंज हो रही होती है, तो डी बी अपॉन डी टी लिखते हैं। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज चेंजिंग विद द टाइम, मतलब टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी की वैल्यू भी होने को दिख रही है। तो एम डी बी अपॉन डी टी, इतनी सी बात हो गई है क्लियर। तो हमने क्या देखा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ की जगह क्या रख दो, एम डी बी अपॉन डी टी और डी एस, तो एस इतना है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यही नहीं है कि जो डी टी है उसकी पत्नी या फिर उसका पति है, किसी के साथ भी घूम सकते, मतलब इसके साथ भी आ सकती, कोई टेंशन नहीं लेना कि उसी के पर्याप्त उसी के पास रहेगा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू बी हो जाएगी, तो बी हमने यहाँ रख लिया और डी बी। मैंने एक बार एक से देखो बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अगर मैं कहूँ कि ए प्लस डी बी, डी ए में से ए कॉमन निकालो, क्या निकालो, ए प्लस डी ए में से कॉमन निकालो, तो ऐसा कभी ना कर देना 1 प्लस डी, ये गलत हो जाएगा। ये एक मिला के एक पार्ट है, तो इसके मतलब है कि एक इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम स्मॉल से, कि जब कोई ऑब्जेक्ट u से b वेलोसिटी पे जाएगा, तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन, अब तो लॉन्ग टर्म जाएंगे ना, तो आखिरकार छोटे से बड़े तक जाना होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं, इसलिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। इतना सोचो कि इससे ये इनका कुछ मतलब किट्टम पिट्टम हो जाती है। वैसे सब कुछ 11th 12th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, कुछ लोग अभी पढ़ लें, अच्छी बात है। तो आखिरकार इनिशियल वेलोसिटी u से b तक जा रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी की u थी, मतलब हमने 10 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ b वेलोसिटी उसकी मान लो, इस ऑब्जेक्ट की कितनी मान लो हमने 15 मीटर पर सेकंड, 10 से 15 उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, एम बी डी बी। जो चीज़ कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन में बाहर आ जाती है, तो एम आ जाएगा बाहर, u से b, b डी बी। इसी को तुम करोगे तो एम इंटीग्रेशन तुम्हें आना चाहिए बी स्क्वायर अपॉन 2, बहुत पहले डिटेल में बता चुके थे, एक बार और बता देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx होता है x n+1 और n+1। एग्जाम्पल समझ लो, x की पावर 2 dx करोगे तो x की पावर 3/3 हो जाएगा, और फिर हम लिमिट रखते रहते हैं उसकी, जो यहाँ लिमिट होती हैं u भी। इतनी सी बात हो गई, क्लियर है। पहले हम रखते हैं अपर लिमिट, तो बी स्क्वायर अपॉन 2, और फिर रखते हैं लोअर लिमिट माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ऐसा नियम है, लिखा गया है। तो हमने क्या करा, हमने इतना सिंपल सी इक्वेशन बना ली है। और अगर तुम इसे सॉल्व, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। तो मैं एक चीज़ क्या देखने को मिलेगी, जो देखने को मिलेगी कि आखिरकार ए इसकी इक्वेशन भी बिल्कुल वैसी ही तुम्हें दिख रही है। तो u इक्वल टू हो जाएगा वो इसकी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तुम्हारी वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई है पूरी क्लियर। बेहतरीन तरीके से तुम कोई भी कैसा भी क्वेश्चन लगाओ, तुम्हें एक चीज़ देखने को मिल रही होगी, चाहे उस पर वेरिएबल फोर्स लगे या कांस्टेंट फोर्स लगे, एक्सप्रेशन उसका सेम ही आता है।
तो इसका मतलब है कि रास्ते में कोई भी कैसा भी फोर्स की वैल्यू चेंज होती रही हो, हमें इनिशियल वेलोसिटी देखना और फाइनल वेलोसिटी देखना, हमें इन दो वेलोसिटी से क्या है मतलब है। आगे थोड़ा कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, वो जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे। और एक चीज़ बता दें कि जितनी भी एनर्जी होती हैं सब स्केलर होती हैं, सबकी यूनिट जूल होती है। इतना समय कन्वर्जन तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब करना चाहो तो ऐसे तुम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इतने क्वेश्चन हैं जिसकी कोई हद नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.60 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये थोड़ा बच्चे में कन्वर्जन याद रखना। कैलोरीज वाला कल बताई थी, जो एनर्जी वाली वीडियो थी, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था। अब बेटा मुझे तो इसमें कोई क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब क्वेश्चन है, वैसे करना चाहो तो बहुत सारे हैं। एक क्वेश्चन करा देते हैं, कहेंगे नहीं तो बच्चे कहेंगे कि कैसे सर हैं, हमेशा कहानी सुनाते हैं, क्वेश्चन तो कराते ही नहीं है। क्वेश्चन करना काफ़ी आसान होता है। तो अब तुम लोग कहोगे सबसे कठिन तो वही लगता है, कहानी तो हम लोग सब सुन लेते हैं। क्वेश्चन देखो कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देख लेना। एक है कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो गन फायर मतलब बुलेट फायर करता है। जो बुलेट का जो मास होता है वो होता है 10 ग्राम, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकेंड। और कोई प्लाई बोर्ड में मारता है। प्लाई बोर्ड जो होती है उसकी जो थिकनेस तुम्हें देखने को मिलती है 2 सेंटीमीटर। और जब ये बुलेट यहाँ से टकराती है और जब इससे बाहर निकलती है तो इसकी वेलोसिटी जो देखो यहाँ मान लो काइनेटिक एनर्जी कुछ है, यहाँ 10% इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाता है। मतलब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल वो 10% है। किसका? 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वही हमें सॉल्व करना है। तो चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये कहा गया है कि यहाँ मानते हैं 20 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी है। ये बता जब यहाँ से निकलेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी अगर उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 10% ऑफ किसकी हो जाए? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो 1/2 mu²। हमने देखा इतना 1/2 मास है 50 ग्राम। 50 ग्राम है तो सबसे पहले से ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे। सबसे पहले ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया तो हो जाएगा इतना kg। तो हमने देखा कि 0.05 इनिशियल वेलोसिटी 200 थी, 2 इतना। तो आंसर आएगा जो देखने को मिलेगा वो आएगा 1000 जूल। तो आखिरकार इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इतनी आ गई है। हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, वो क्या देखेंगे? 10% ऑफ इनिशियल का, मतलब 10% किसका है? इनिशियल का। तो 10/100 इंटू इतना, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10 जूल। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है 10 जूल। अब हमें क्या निकालना है कि आखिरकार फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो फालतू वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मत सोचना, सिंपल सा क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है। 1/2 mv² इक्वल टू 100 जूल। तो सिंपल सा तुम करोगे 1/2 0.05 इंटू b²। तो b की वैल्यू तुम सॉल्व करने पे जो तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी कि 2 इंटू आखिरकार देखो 2 इंटू 100/0.05 तो आएगी 63.2 मीटर पर सेकेंड। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा तुमको। अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें समझ में आने लगे या तुम इसको हैंडल या करने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए बोलते हैं जो क्वेश्चन ये आखिरी में होते हैं ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको सॉल्व करो, इनको समझो, तुम्हारी फिजिक्स ऐसे मज़ेदार हो जाएगी ना कि तुम खुद कहोगे यार ये क्वेश्चन पलक झपक तुम लगा दोगे कोई भी एग्ज़ाम की, जिसकी एग्ज़ाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे नीट हो,
चाहे एनडीओ, चाहे क्या नाम तुम्हारी आईआईटी, कोई भी क्वेश्चन हो पलक झपकते लगाओगे। इतना मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, किस में कर रहा है, सर्कल में, उसका जो रेडियस है वो r है, और s जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। मतलब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी को t से रिप्रेजेंट करा क्या है, कई बुक में काइनेटिक एनर्जी को t से रिप्रेजेंट करते हो, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब इतना है a स्क्वायर। अगर तुम चाहो तो इसको सिंपल से ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मतलब अपन को वैसे काइनेटिक एनर्जी k फॉर याद रहता है, k फॉर काइनेटिक एनर्जी और k फॉर कृष्ण, इतना याद रखना है। और हमें क्या रखना है कि आखिरकार जैसे कोई सर्कल होता है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उस पर हमें देखने को मतलब दो फोर्स मिलते हैं। एक सेंटीमीटर फोर्स होता है जो टूवर्ड सेंटर होता है, एक हो जाता है टेंजेंशियल फोर्स। क्या होता है, एक तुम्हें देखने को मिल जाता है वो होता है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स जो होता है वो टेंजेंट के अलोंग देखने को मिलता है। इसे हम ft से क्या कर लेंगे, रिप्रेजेंट कर लेंगे। इतनी सी बात हो गई है क्लियर। इसे हम fr मान लेते हैं। तो आखिरकार जो वर्क होता है, इतना हमेशा याद रखना, जो वर्क होता है किसी भी, अगर जैसे मान लो वर्क हो रहा है तो वही फोर्स वर्क करा सकता है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग में हो। इसका मतलब है कि जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है उसी वर्क को हम कंसीडर करते हैं। जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है वो उसकी वजह से वर्क नहीं होता है, मतलब उसका वर्क का मैग्नीट्यूड 0 होता है। तो सिंपल से देखेंगे आखिरकार सेंट्रीपिटल फोर्स, और देखो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है इन दोनों के 90। इसका ना सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क नहीं होगा। जो तुम्हें वर्क देखने को मिलेगा, जो वर्क तुम्हें देखने को मिलेगा वो टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क देखने को मिलेगा। तो आखिरकार तुम जानते हो कि सर्कल में जो होती है वो एक्सेलरेशन तुम्हें देखने को मिलती है, क्योंकि हर पल अगर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा डायरेक्शन चेंज होता रहता है, और डायरेक्शन अगर वेलोसिटी चेंज अगर हो रही है तो मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो मिलकर मान के चलते हैं कि आखिरकार ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक चला है, इतने को हम ds मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सिंपल सा मान लो ds। बेटा बहुत ध्यान से समझना, अगर एक बार समझ नहीं तो कई बार देखना। अगर ये वाला हैंडल कर लिया तो बहुत कुछ हैंडल हो गया तुम पे। तो हम देखेंगे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसकी वजह से छोटा सा वर्क होगा, और उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा ft। कितना होगा, ft। और जो वर्क होता है, चेंज इन वर्क किसके बराबर होता है, चेंज इन वर्क क्या होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। कितना है, काइनेटिक, मतलब इसलिए हम डी के लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, हमने लिख लिया है डी के, तो इसके लिख लेंगे हम डी के। सिंपल सी कहानी है। इसका मतलब है कि एफ टी इक्वल टू जो हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। इसको ऐसे लिखो, या डी के अपॉन डी टी, दोनों का मतलब एक ही है। क्या है, दोनों का मतलब एक ही है। बहुत ढंग से समझना। तो आखिरकार हमारे पास के की वैल्यू रखी है, क्या रखी है, हमने कहा कि डी के अपॉन डी एस। क्या है, डी के अपॉन डी एस। तो के की वैल्यू तुम्हारे पास तुम्हें देखने को मिलेगी, वो मिलेगी ए एस स्क्वायर। तो डिफरेंट ए एस स्क्वायर अपॉन डी एस, इसे सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2as। मतलब एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2as। मतलब टेंजेंशियल फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 2as। इतनी बात हो गई क्लियर। एक क्वेश्चन में दिया था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला as स्क्वायर है, और एक हम सब जानते हैं कि 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, वो भी as स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब इतनी सी एक सिंपल सा तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब है कि mv स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2as स्क्वायर। तुमने कहा इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर तुम देखने जाओ तो तुम एक चीज़ जानते हो कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसे हम r से प्रेजेंट करते हैं, अलोंग r हो रहा है, वो mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर क्या है, mv स्क्वायर किसके बराबर है, 2as के बराबर। इसमें 2as स्क्वायर अपॉन r, मतलब
जो सेंटीपीटल फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड ए रही है। टेंजेंशियल फोर्स ए रहा और सेंटीपीटल फोर्स रहा ए। सिंपल सी कहानी है। अब जो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार एफ नेट क्या होता है। जब भी किसी भी दो वेक्टर का हम एफ नेट निकालते हैं मैग्नीट्यूड, तो सिंपल से याद रखना कि जैसे आर की वैल्यू तुम निकालते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा जो होता है एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जो हम यहाँ एफ नेट निकालेंगे, एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा कि एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर प्लस 2 एफ टी एफ आर कॉस, आखिर का टेंजेंशियल ये रहा, सेंटीपीटल दोनों के बीच में 90 है तो 90, तो हम जानते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एफ नेट की जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगी वो मिलेगी एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ आर का स्क्वायर। तो अब हम सिंपल सी वैल्यू रख देते हैं। एफ टी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो 2as का स्क्वायर कर दो। एफ आर की वैल्यू है जो 2a स्क्वायर अपॉन आर कर दो, इसका तुम स्क्वायर कर दो। तुम सिंपल सा देखने को तुम्हें मिलेगा कि 4a स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एस की पावर 4 अपॉन आर की पावर 2। ये दोनों चीज़ कांस्टेंट है। और एस स्क्वायर एस की पावर 4 को तुम एस स्क्वायर भी सिंपल से लिख सकते हो। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमने 2as निकाल लिया कॉमन बाहर, अंदर जो देखने को मिला है वो मिलेगा 1 प्लस एस स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो कई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2as स्क्वायर 1 प्लस एस अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये रही एफ नेट की वैल्यू, मतलब जो ऑब्जेक्ट उस सर्कल में मूव कर रहा है उस पर इतना फोर्स लग रहा है। तो मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है, मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो। सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप जहाँ भी आप शेयर कर सको वहाँ शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ग्रुप इंगेज करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास आ सकें और हम लोग अच्छे से ज़्यादा वर्क कर सकें। तुम कोई भी क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व कर सको। तुम्हारी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले तो उसका आंसर कमेंट्स में लिख देना। अगर जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी पढ़ लेना पड़े, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा। और जो क्वेश्चन मैं देता हूँ वो उसी क्वेश्चन से रिलेटेड देता हूँ जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो इतना ही बहुत है, और आप मेहनत करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आइए।